हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, हमारा ईपीएफओ का रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको फ्री में वीडियोस एंड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो 2 दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, गाइडेंस बताई थी कि कैसे करना है। तो ये जो वीडियो बनाई है वो मैंने एज डेमो वीडियो बनाई है। 1 से 15 फ़ेब के जो करंट अफेयर है वो इसमें कवर होंगे। जो चीज़ें मैंने आपको उस करंट अफेयर की वीडियो में बताई थी कि किस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, तो आपके लिए कि लकी चीज़ है या फिर मतलब कि गुड न्यूज़ है कि जो भी हम 1 से 15 फ़ेब का जितना भी कंटेंट इसमें पढ़ेंगे, तो बाय चांस कह लीजिए या फिर किसी भी तरीके से जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे उसी हिसाब से 15 दिन का करंट अफेयर का ब्लेंड आ गया। तो वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो ये वाली वीडियो जो है वो एक डेमो वीडियो भी कह सकते हो। और आप अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम फ्यूचर में और भी वीडियोस ऐसी करंट अफेयर की ला सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का आया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि आपको लिंकअप करके टॉपिक्स करने हैं करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन के, वो सारी इसमें मतलब कि एक ब्लेंड आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ जो है हैप्पी वसंत पंचमी। आई विश कि सरस्वती माँ का सब पे आशीर्वाद बना रहे और आप जो है अपना ड्रीम जल्दी से अचीव करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट भी शुरू करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल से। ये वाला टॉपिक जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि आपकी जो वीमेन वर्कर्स होती हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि वीमेन से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी, इनिशिएटिव, गवर्नमेंट स्कीम जो भी आ रहा है, कोई भी अमेंडमेंट्स हो रही है तो वो आपको पढ़ने। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो जो MTP एक्ट 2020 का आया है, जो हाईलाइट्स है वो हमें देखने हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस किए गए हैं वो याद रखने हैं। देखिए बेसिकली क्या था कि कोई भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी तो इंडिया के अंदर उनको अबॉर्शन करने की जो परमिशन थी वो 20 वीक्स की लिमिट पे दी गई थी कि 20 हफ्ते तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं, उस बच्चे को टर्मिनेट करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते। बट अब कुछ कहा गया है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो होते हैं, मतलब कुछ ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसमें शायद उनको अबॉर्शन कराना पड़ जाए, तो उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया है। तो ये टाइम लिमिट आपको याद रखनी है। अभी जो हमने बात की स्पेशल सर्कमस्टांसिस की, ये क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखिए अगर कोई ऐसी फीमेल है, कोई गर्ल है जिसका कि रेप हो जाता है, तो वो रेप सर्वाइवर्स और वहां से उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड में 24 वीक्स तक जाके वो अबॉर्ट करा सकती हैं। उसी के साथ जो विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, देखिए विक्टिम ऑफ इंसेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक माइनर गर्ल है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो भी उसके नोन है वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं, बट उसी टाइम में वो उसको फिजिकली अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज, इमोशनल, मेंटली अब्यूज कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सर्वाइवर होती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो यहाँ पे टर्मिनेट करा सकते हैं। वहीं पे डिफरेंटली एबल्ड जो है कोई पर्सन है या फिर माइनर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, 18 साल से कम की जो गर्ल है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो 24 वीक्स तक जाके स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर अपने बेबी को अबॉर्ट करा सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे मेंशन की गई है कि देखिए जो हमने टाइम पीरियड देखा 20 वीक्स का और 24 वीक्स का, तो यहाँ पे कितने डॉक्टर्स जो हैं उनकी आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम में एक 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जो है वो उस लेडी को लेना पड़ेगा। अगर वो सभी रिपोर्ट्स को सही बताता है तो उसके बाद जाके वो टर्मिनेशन करा सकती है। बट अगर वो टाइम पीरियड 20 से लेकर 24 वीक्स के बीच में होता है तो यहाँ पे 2 RMPs जो होता है उनका ओपिनियन लेना जरूरी है। तो ये वाली जो टाइम लिमिट्स है और कितने डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना है ये आप याद रखेंगे। हिंदी में भी हम इसको देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने ये वीडियो कंप्लीट किया है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2020 की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस विधेयक में विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति के लिए निर्धारित 20 सप्ताह की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 24 हफ्ते किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों से यौन पीड़ित, दिव्यांग तथा नाबालिग महिलाओं की एक विशेष श्रेणी बनाने का प्रावधान किया गया है। उसी के बाद जो है 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय लेने का प्रस्ताव किया गया है और वहीं पे 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए 2 चिकित्सकों की राय लेनी जरूरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए ये वाला जो टॉपिक है
मैं आपको बताते भी जाऊंगी कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो सोशल सिक्योरिटी को किससे कनेक्ट किया गया था, बेवरेज कमेटी में, कि जब हम हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे जो हेल्थ कवरेज है वो किसी की भी हो सकती है, वर्कर्स के बच्चों की भी हो सकती है, तो उस तरीके से हम इस वाले टॉपिक को अपने स्टैटिक पोर्शन से कंपेयर कर सकते हैं या फिर मतलब कि एक सिंपली वे में कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था वो 31 जनवरी 2021 से दोबारा इंडिया में शुरू हो चुका है। इस वजह से इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे जो बेसिकली इसको नाम दिया जाता है वो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का दिया जाता है और इसके लिए एक स्पेशली डे भी होता है। कौन सी कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन जो है उनको ये टीका लगाया जाता है या इम्यूनाइजेशन की जाती है, तो जो बच्चे एक जन्म से लेके 5 साल तक की उम्र के होते हैं उनको ये दिया जाता है। और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला तो कॉमन चीज़ है, शायद हर किसी को ही पता होगा, बट ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होती है वो साल में 2 बार होती है। तो अभी 31 जनवरी को ये शुरू हुआ है, नेक्स्ट होगा वो शायद जून में होगा, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है और ये अर्ली मंथ्स में होता है, ठीक है। उसी के साथ जो है ये बेसिकली संडे को होता है जिसको कि पोलियो रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी कंटेंट को अब हिंदी में देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को प्लस पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप से जाना जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है और ये कब होता है, ये इस वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्स प्रोजेक्ट से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो एजुकेशन स्टार्स का पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे क्योंकि ये वाली जो फुल फॉर्म है ये डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है करंट अफेयर से रिलेट करके। ईपीएफओ में हमारे 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये फुल फॉर्म इजीली पूछी जा सकती है। तो स्टार्स का जो यहाँ पे फुल फॉर्म होगा वो होगा स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स। देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये शुरू इस मतलब कि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना उसी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। और मैंने आपको स्टार्ट वहाँ पे ही बताया था करंट अफेयर की वीडियो में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतने साल बाद मतलब 1980s के बाद जो है वो यहाँ पे लाया गया है और बहुत रैंडम चेंज लाए गए, मतलब कि बहुत अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। तो इस वजह से ये आपको प्रोजेक्ट याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है, स्टार्स दैट इज द स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो होगा ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई है ये किसकी हेल्प से बनाई गई है, तो ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनाई गई है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है वो असिस्ट करेगा और ये किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगी। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर गवर्नेंस को और जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, बट पूरे इंडिया में नहीं लिए जाएंगे। यही आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक तो फुल फॉर्म का हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, किसकी हेल्प से हुआ, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होता है, नहीं, ये सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर होता है। और वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, हम पहाड़ी इलाकों से शुरू करते हैं, फिर सीधा साउथ में पहुंच जाते हैं केरला, ठीक है। तो ऊपर से आपका पहुंचे सीधा नीचे हिमाचल प्रदेश से केरला, फिर एक बीच का पार्ट देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र देख लेते हैं वेस्टर्न साइड में, उड़ीसा देख लेते हैं ईस्टर्न साइड में, और फिर राजस्थान। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक व्रिक लगा के ना इसको याद कर लेना। तो ये 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखना है। ये वाला जो डाटा है कि 250 मिलियन स्टूडेंट्स है, ये वाला आपको नहीं करना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी के साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और ये जो हमने स्टार्स प्रोजेक्ट देखा, इससे लिंक करके एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है परख। तो ये भी याद रखना। तो ये जो परख है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म याद रखना पहले तो, कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये जो है ये एक तरीके का नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा जहाँ पे एजुकेशन किस तरीके की प्रोवाइड की जा रही है, स्टूडेंट्स का आउटकम कैसा आ रहा है, ये सारी चीजें असेस यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। हिंदी में इसी चीज को देखते हैं तो स्टार्स की फुल फॉर्म हमको पता ही चल चुकी है। ये 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता तथा शासन में सुधार करने हेतु विश्व बैंक समर्थित एक परियोजना है। और उसी के साथ देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, ये भी हिंदी में समझाने का कुछ नहीं है। और जो स्टेट्स के नाम है ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट इस वीडियो में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने फालतू कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा वरना आप मिस कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है परख के बारे में।
तो परख क्या है, ये एक परियोजना का एक प्रमुख घटक है जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख के नाम से स्थापित किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में। तो देखिए चोरी चोरा इंसिडेंट हमको बेसिकली पता है क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मेन वेपन था, वो था नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। बट जब ये देखा कि मतलब कि अहिंसा से जो है वो पुलिस जो थी या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो मान नहीं रहे थे, तो बाद में क्या हुआ कि जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो कुछ जो लोग थे वो वायलेंट हो गए, हिंसात्मक हो गए। तो उस टाइम में क्या हुआ बेसिकली कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को जाके आग लगा दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में, और पुलिस और उसके बीच में लड़ाई हो गई। तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया इस मूवमेंट को। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, तो इसमें मैंने पूरा तो वो पार्ट नहीं डाला है, पर मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए डाला है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला जो ओकेजन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर है तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ जो है ये वाला कंटेंट तो आपको नहीं करना, ये सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए डाला। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये सिर्फ हाफ पिक्चर है इसमें। ये पिक्चर मैं एज इट इज टेलीग्राम चैनल पे अभी पोस्ट करूंगी, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक ये पोस्ट हो चुकी होगी। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आप ये समझिए कि इस वाली इमेज से ना आप पूरा एक अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं, अगर आप बुक में जाके पढ़ना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, तो चोरी चोरा इंसिडेंट का ये है, और अगर इसमें से किसी को पढ़ना है तो वो आपको PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, घोट के पी जाना इसको। ठीक है, बेसिकली क्या है चीज मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हूँ, और मेरे जो ओनर हैं उनको क्या करना है कि मेरे को मार्च में हटाना है। तो वो क्या करेंगे कि यार मुझे, उनको तो पता है ना कि उन्होंने मेरे को मार्च में हटाना है, तो वो क्या करेंगे कि जनवरी से ही जो मेरी लिस्ट होती है ना कि इंश्योरेंस कॉम्प्रेशन की, मतलब ESIC जो बेसिकली मेरी इंश्योरेंस लिस्ट है, तो उससे जो है मेरा नाम रिमूव कर देंगे। जब मेरा नाम ही वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। तो अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दूंगी तो वो जो ESIC है उसको लगेगा कि इस पर्सन ने तो कंट्रीब्यूट करना ही बंद कर दिया और वो आगे मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड जो है ये इशू है जिसको अभी हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये पहले मुझे आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि ये आपको इजीली समझ आए, फिर मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगी। ठीक है, तो हाल ही में बेसिकली क्या है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम दैट इज ESIC द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी, मतलब कोई भी जो एम्प्लॉय है को नौकरी से बाहर करने के पहले कुछ महीनों में नियोक्ता क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर द्वारा शून्य योगदान दर्शाया जाता है। शून्य योगदान क्या है, जीरो कंट्रीब्यूशन, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है वो ये शो कर देता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी तरफ से जीरो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है कुछ महीने पहले, जबकि वो नौकरी से निकला भी नहीं है। तो उस कर्मचारी को शून्य योगदान की अवधि के लिए भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली ESIC ने क्या डिसीजन लिया है कि ये जो टाइम पीरियड है जीरो कंट्रीब्यूशन का, जिसमें कि वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है अपनी इंश्योरेंस स्कीम के लिए, उस टाइम पीरियड का भी जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है ESIC के थ्रू, वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पहले प्रोवाइड किया नहीं जाता था। तो बेसिकली क्या था कि पहले जो पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाया करते थे, तो उसके बाद जो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर उनको बेनिफिट्स या फिर रिलीफ प्रोवाइड किए जाते थे। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि उस पर्सन का जो नाम है वो पहले से ही लिस्ट के अंदर से जब हटा दिया गया एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उसको जो है वो बेसिकली उपरोक्त तरीके से कर्मचारी हालांकि सेवा से बाहर हो जाते थे, किंतु योजना के तहत राहत के पात्र नहीं हो पाते थे। तो इसी चीज को डील करने के लिए ESIC ने कहा कि वो जो जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होगा कि जिसमें भी वो कंट्रीब्यूशन अपना नहीं कर पा रहे, उस पीरियड का भी रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वो मंथ्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस योजना को जो है या फिर ये जो स्कीम है इसको इम्प्लाई कैसे किया जाता है, तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI के अंडर इसको इम्प्लाई किया जाता है, और इसी के तहत बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगार होने पर नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो ये बेसिक फीचर है उसका। ठीक है, इसमें अब टाइम पीरियड वो जीरो कंट्रीब्यूशन वाला भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये जो स्कीम थी ये शुरू कब की गई थी, तो ये 2018 के अंदर शुरू की गई थी, 2018 के अंदर, और वर्ष 2020 में योजना के अंतर्गत किए गए परिवर्तन क्या है, जहाँ पे बेसिकली राहत का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड में निम्नलिखित छूटें प्रदान की गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि जो बेरोजगारी हो जाती थी, मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती थी, उसके 90 डेज के बाद जो है वो बेसिकली राहत भुगतान जो है वो दिया जाता था। और वो कितना दिया जाता था, 25%, मतलब कि मान लीजिए उसकी सैलरी जो थी वो 100 रुपीज़ हुआ करती थी, तो उसका जो 25% था वो रिलीफ उसको प्रोवाइड किया जाता था। और कितने दिन बाद किया जाता था, 90 डेज बाद किया जाता था। इस प्रोविजन को जो है 25% से अब कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है।
उसी के साथ जो है जो रिलीफ बेनिफिट उसको प्रोवाइड किया जाता था 90 डेज़ के बाद, अब उसको 30 डेज़ के बाद ही वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 90 डेज़ का वेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बीमित व्यक्ति जो होगा वो सीधा कि भाई मैं अब अनएम्प्लॉयड हो चुका हूँ, मुझे ऐसे हटा दिया गया था, उसका जो दावा है मतलब जो उसका क्लेम है वो कहाँ पे करेगा, जो ESIC का जो होगा ना एक ब्रांच होगी, डिपार्टमेंटल हेड होगा, वहाँ पे जाके उसको शाखा कार्यालय में जाके अपने क्लेम को सबमिट कर देगा। और फिर उसके बाद जो है बट एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई कि जो बीमित व्यक्ति होगा मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन होगा उसको जो अनएम्प्लॉयड होने से पहले एटलीस्ट 2 साल का टाइम जो होगा, 2 साल का टाइम पीरियड लिया गया है, उसमें 78 डेज मतलब 22 ईयर्स जो है वो तो उसने इंश्योर्ड वो हुआ ही हुआ हो, उसी के साथ 78 डेज एटलीस्ट उसने जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उस इंश्योरेंस स्कीम में जब दिया होगा तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जो टोटल टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 2 ईयर्स का दिया गया है कि 2 साल तक तो उसने अपना इंश्योरेंस लिया हो और उसके अंदर एटलीस्ट 78 डेज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, ठीक है। इसी चीज को मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये है, तो ESIC जो है उसने ये कहा है कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो जीरो कंट्रीब्यूशन दिखा देता है किसी एम्प्लॉय का फॉर सम मंथ्स बिफोर एग्जिटिंग हिम फ्रॉम द सिस्टम, तो ये जो पीरियड होगा जीरो कंट्रीब्यूशन का वो अब अलाउड होगा जिसमें रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये वाली जो है फोटो ये सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म है इस चीज़ की, जो मैं आपको PDF में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा अगर आपको अपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ने हैं। तो इशू आपको समझ आ ही गया है, वो बेसिक क्या है इशू बस इंग्लिश में यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में जो है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के केस में अब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जो जीरो कंट्रीब्यूशन का पीरियड है उसमें भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वेलफेयर स्कीम किसके अंदर इंप्लीमेंट होती है, ESIC के अंदर होता है। ये कैश कंपनसेशन देता है अनएम्प्लॉयड पर्सन को और इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 2018 के अंदर। 2020 में क्या जो है मतलब कि अलग से रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो जो पेमेंट ऑफ रिलीफ का पीरियड है उसको मतलब सॉरी पेमेंट ऑफ रिलीफ जो होते हैं वो पहले 25% दी जाती थी, अब उसको 50% कर दिया गया है। और पहले मैक्सिमम 90 डेज के बेसिस पे दी जाती थी, अब उसको 30 डेज के बाद ही देना शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो ESI के ब्रांच ऑफिस में जो है वो जा सकता है और अपने क्लेम को फॉरवर्ड कर सकता है। उसी के साथ जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको मिनिमम पीरियड अपना 2 ईयर्स का इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, जिसमें से मिनिमम 78 डेज जो है उसको उस 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूट करने होंगे इंश्योरेंस से, मतलब कंट्रीब्यूशन अपना करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कृतज्ञ के बारे में। तो देखिए कृतज्ञ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया, उसको भी इंडस्ट्रीज के अंदर लिया जा रहा है। तो कृतज्ञ क्या है, बेसिकली ये एक नेशनल लेवल हैकथॉन है। हैकथॉन क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे जो है इनोवेटर्स आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, नए नए जो है मतलब कि जितने भी नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो आते हैं और नए एक्सपेरिमेंट, नई रिसर्च, नई इनोवेशन वाली चीज़ें बताते हैं किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो कृतज्ञ क्या है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए जो ये इस तरीके का सेमिनार बनाया गया है उसको कृतज्ञ का नाम दिया गया है। इसका जो एम है वो बेसिकली इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन कंट्री को डेवलप करने का है। और ये जो बना है ये किस तरीके से बना है, देखिए यहाँ पे जो क्री है वो है कृषि के लिए यूज हुआ है, मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर। TA जो है वो तकनीक दैट इज टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो ज्ञा है वो ज्ञान मतलब नॉलेज के लिए किया गया है, जिसको मिला के कृतज्ञ बनाया गया है। यही चीज मैंने यहाँ पे हिंदी में दी है जिसको आप पढ़ सकते हैं PDF में जाके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। तो देखिए ये वाली जो स्कीम है ये मैंने करंट अफेयर में भी बताई थी। क्यों ज़रूरी है, पहली बात तो ये जो है वर्कर्स से रिलेटेड है, मतलब कि जो वर्कर्स है उनको टाइम पीरियड दिया जा रहा है, फिर एक नॉर्मल फीमेल को भी दिया जा रहा है, और दूसरा फीमेल एसोसिएटेड है, तो ये UPSC प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वाली जो स्लाइड है ये आपको वहीं पर मिल जाएगी PDF के अंदर। अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन इसका। तो बेसिकली क्या है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मैटरनिटी बेनिफिट किसके अंदर आता है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 वाली आपसे पूछे, वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे। और जबकि अब अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मतलब कि इंप्लीमेंट होती है स्कीम। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। तीसरा पॉइंट आपको यह क्या याद रखना है कि ये किसके अंदर लॉन्च की गई है, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस थे ना हमारे 2013 के, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैटरनिटी के बेनिफिट से रिलेटेड है, तो आपको मे भी लगेगा कि हेल्थ इशू या कोई और इशू है, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर है, ये वाली चीज़ याद रखिएगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन
वुमेन होती है और जो लैक्टेटिंग मदर होती है, लैक्टेटिंग मदर कौन, जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, उनको 5000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहला बच्चा होने पे 5000 रुपये उनको दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो एक तो अमाउंट आपको याद रखना है 5000 जो है ना वो बर्थ के टाइम दिया जाता है, टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे 6000 का है, और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये ऐसा नहीं है कि हर मदर को दिए जा रही है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो कोई भी स्कीम है वो नॉन कंडीशनल स्कीम है या कंडीशनल है। तो यहाँ पे कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस है। पहली बात तो अगर कोई भी फीमेल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर ये काम करते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं एलिजिबल होगी। ये कंडीशन पहले उसके ऊपर लगा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सिमिलर बेनिफिट्स किसी और स्कीम से मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा उसको बेनिफिट। दूसरी बात जो है यहाँ पे बेसिकली अगर वो जो एक्सपेक्टेड मदर है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं जो हूँ अपनी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो है उनको पूरा मेंटेन कर रही हूँ, प्लस जो है वो मैं लैब में जाके अपने रेगुलर जो है टेस्ट भी करा रही हूँ, मैं अपनी एक इंस्टीट्यूशनल जो है वो डिलीवरी भी कराऊंगी, अपनी वैक्सीनेशन में प्रॉपर ले रही हूँ, जो भी मतलब कि डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के टाइम में, ये सारी चीज़ें उसको कार्ड दिखाने पड़ेंगे ताकि उसकी एक अच्छी तरीके से हो सके डिलीवरी टाइम में। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र जो होगा वो एक्सपेक्टेड मदर को दिया जाएगा ताकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके, और उसी के साथ जो भी वेज लॉस उसका प्रेगनेंसी के टाइम में हुआ होता है उसको पार्शियली कंपनसेट करने के लिए। कब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ये जो थी ये December 31, 2016 के अंदर स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसी के साथ जो एलिजिबल बेनिफिशियरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंसेंटिव्स उसको मिलेंगे, देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ों का डिफरेंस है। पहली बात तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये स्कीम बनाई गई थी, ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो किस योजना के अंडर दिया जाएगा। इंसेंटिव अलग हो गया, स्कीम अलग हो गई, ठीक है। इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो जननी सुरक्षा योजना के अंदर दिया जाएगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम में, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराओगे सिर्फ उसी केस में आपको ये दिया जाएगा, और टोटल अमाउंट जो है वो फिर उस टाइम कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी चीज को हिंदी में देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 2020 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1.75 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से ये न्यूज के अंदर था, ठीक है। ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर आती है, एक मातृत्व लाभ योजना है जिसको सभी जिलों में लागू किया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद 3 किश्तों में पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ नकद हस्तांतरण का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के लिए बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और उसी के लिए जो है मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। जो पात्र का लाभार्थी होती है वो संस्थागत प्रसव के लिए मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, और कितनी राशि होगी वो 6000 रुपए होगी। सो नेक्स्ट वी हैव इस ई नाम। ई नाम जो है वो बेसिकली क्यों करना है, पहली बात तो कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का एग्रीकल्चर चैप्टर उसका है सिलेबस के अंदर, वो है उससे एसोसिएटेड है, उसमें मेंशन है, ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, इस वजह से ये न्यूज़ में था, प्रीलियम्स के फैक्ट्स के कॉलम में था, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ई नाम क्या है, बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। देखिए एग्रीकल्चर मार्केट तो ऑफलाइन भी होती है, जैसे हमारी सब्जी मंडियाँ होती है या फिर नॉर्मल वीकली जो है मार्केट्स होती है, ये उस तरीके की मार्केट नहीं, ये क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स, ट्रेडर्स और जो बायर्स होते हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक दूसरे के साथ डील करते हैं ताकि एक स्मूथ मार्केटिंग हो सके। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो ये आता है मतलब कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि इसको सुपरवाइज करती है या इसके रूल्स रेगुलेशंस को देखती है। तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो बेसिकली एक लीड एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करती है ई नाम को। किसके अंडर ये आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये दोनों ही प्रीलिम्स पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदी में यही चीज है, राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खरीदारों की ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना और आसान मार्केटिंग के माध्यम से बेहतरीन कीमत दिलाना है, ठीक है। बेहतर
भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ जो ई नाम के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर आता है? आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक के अंदर आता है, स्टैटिक पोर्शन के अंदर ये है। और अगर ये अभी करंट अफेयर में भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पोर्शन को चाहे आप करंट के प्रोस्पेक्टिव से करें या स्टैटिक के प्रोस्पेक्टिव से करें, पर आप इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि देखिए हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि इकोनॉमी का रिसेशन हुआ हमारी कंट्री के अंदर ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ, ठीक है, कोरोना के बाद। तो यहाँ पे कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमें और बेहतर करना है, हमें रैंकिंग और अच्छी लानी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर आए, तो यहाँ पे बेसिकली एलएलपी के अंदर जो पहले ऑफेंसेस माना जाते थे, हम उन 12 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा पार्टनरशिप आए किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था एलएलपी एक्ट 2008। अब देखते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या है इसमें और क्या ये चीज़ है। तो एलएलपी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बहुत सारे पार्टनर्स आके लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लीजिए कि ये अगर हम नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने आके अपनी इन्वेस्टमेंट की और वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक या दो जो पार्टनर हुआ करता था वो कोई गलती कर देता, फ्रॉड कर देता था, किसी प्रोविजन को नहीं मानता था लेबर एक्ट के, तो जो ये सारे थे ना इन सबको भुगतान करना पड़ता था, इस चीज़ का सबको सजा भुगतनी पड़ती थी। बट एलएलपी के अंदर क्या होता है कि एक एक पार्टनर जो है ना वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो इससे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आता है जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है और वो एलएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको ये डर नहीं रहता कि यार दूसरा गलती करेगा तो उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। ये होता है एलएलपी का फायदा, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब कि जो आपकी लायबिलिटी होती है ना किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो लिमिटेड होती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन के अंदर दूसरी चीज़ वही जो मैंने आपको बताई कि एक पार्टनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स को हम देखते हैं तो ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है और लीगल एंटिटी है, मतलब कि ये एक लीगल तौर पर, ऐसा नहीं है कि हम इनफॉर्मली बात करें कि नहीं मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, मतलब लॉ के अंडर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप एलएलपी के अंदर है तो आपको कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा और ये आप अपने पार्टनर से सेपरेट रहेंगे आगे जो भी सक्सेशन होता है, जो भी वर्क होता है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, तो ये एक्ट है 2008 की, ये याद रखना है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि पहले जो थे वो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाया करते थे कि जो आपको ईयर है ना वो याद रखना है। ये हो सकता है कि आपको ईयर जो है वो गलत लिख के दे दिया गया, आपने सिर्फ ये पढ़ा कि एलएलपी एक्ट है और आप उस पर टिक कर दे, तो आपको ईयर भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर आ रहा है ना तो इसके ऊपर प्रोविजंस जो होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, मतलब कि अगर इसने कोई गलती करी तो मैं भुगतूंगी, मैंने कोई गलती की तो वो भुगतेगा। तो यहाँ पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होती है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसके थ्रू रेगुलेशन होती है एलएलपी के अंदर। ये सेलिएंट फीचर्स दोबारा आ गई। वहीं पे जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका एक्रोनिम क्या दिया जाता है, एलएलपी दिया जाता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी जो इंडस्ट्री है या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एटलीस्ट एक पर्सन जो होता है वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा, मतलब कि मतलब मान लीजिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिया में खुली, यहाँ पे जो 10 लोग हैं ना उन्होंने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उनमें से एक पर्सन है ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिया के अंदर ही रहेगा। ये जो 9 पर्सन है ये इंडिया से बाहर भी रह सकते हैं, बस इनको क्या मिल जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा, तो ये उसके एजेंट बन जाएंगे, ये सिर्फ एजेंट ऑफ एलएलपी के तरीके से बन जाएंगे और पार्टनर्स जो हैं उनको इंडिया के अंदर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं एलएलपी के एक कॉमन एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहली बात तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि एक लीगल वे में आपको प्रोवाइड की जा रही चीज़ें सेपरेटली ही है स्टार्टिंग से। दूसरी बात जो है जो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनके लिए एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जो एलएलपी होती है उसमें जो है एनबीएफसी जो होती है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है वो उससे भी फंड ले सकते हैं, बट जो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो यहाँ पे नहीं ले सकते। उसी के साथ अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनर कुछ करता है तो दूसरा पार्टनर उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और अगर मान लीजिए कि एक पार्टनर जो है उस कंपनी से निकल भी जाता है तो दूसरा न्यू सोल पार्टनर जो है वो यहाँ पे चूज करके लाया जा सकता है। वहीं पर जो है
लिमिटलेस पार्टनर, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन होती है जैसे किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये नहीं है कि 10 पार्टनर ही हों, 20 भी हो, 1000 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग। उसी के साथ जो है एक जो पार्टनर है उसके पास अपनी खुद की पावर होती है बिजनेस को मैनेज करने की, वो किस तरीके से करना चाहता है, जो भी शेयर्स उसने वहाँ पे लगाए, तो अपना जो खुद का राइट टू मैनेज बिजनेस डायरेक्टली होता है उसके पास। और उसी के साथ जो है एक पार्टनर जो है, अगर कोई भी लॉस हो रहा है कंपनी के अंदर, तो एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो नहीं होगी, कि मतलब कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे पार्टनर की वजह से लॉस हो रहा है, तो पहले वाले पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी। ये वाली जो स्लाइड है ये मैं PDF पे पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट आता है यही चीज़ जो है हिंदी में, आई थिंक मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए इसको, आप एक बार देख लीजिए बस इसको पॉज करके। ओके, तो ठीक है, ये वाली चीज़ आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट के अंदर आया है, अभी EPF से रिलेटेड है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो ये न्यूज़ आपको पूरी अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली है, EPF का जो इंटरेस्ट हुआ करता था उसके ऊपर अब बजट में कहा गया कि उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। होता क्या था बेसिकली कि जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना EPF में पैसा सेव करते रहते थे और उससे उनको इंटरेस्ट मिलता रहता था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था कि अगर आप बैंक में जाके उसको सेव करें। तो इस वजह से क्या होती थी, बहुत ज़्यादा ना अनसर्टेनिटी हो जाया करती थी, मतलब कि फ्लक्चुएशंस हो जाती थी रेवेन्यू के अंदर जो गवर्नमेंट थी, इस वजह से इस चीज़ को लाया गया। तो यहाँ पे बेसिकली यूनियन बजट जो 2021 का था उसमें कहा गया कि जो इंटरेस्ट इनकम होगी एनुअल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर, उसको भी अब टैक्स किया जाएगा, चाहे वो EPF के अंदर हो या फिर वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर हो। अब ये जो EPF और जो VPF है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम आगे बताएंगे, पर पहले आपको याद रखना है कि EPF और जो VPF दोनों के ऊपर ये चीज़ इम्प्लाई होगी। और कितना होगा कि अगर आप एक साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं किसी भी अपने EPF या VPF अकाउंट के अंदर, तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो एक तो ये आप अमाउंट याद रखेंगे, लिमिट याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली टैक्स अभी नहीं किया जाता था, अब किया जाएगा। और उसी के साथ जो है वो सिर्फ उन्हीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर लगेगा जो कि प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना शेयर देते हैं, और एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली चीज़ क्या कही गई कि जो एम्प्लॉय होगा वो तो अपनी एक खुद की सैलरी लेगा, थोड़ी बहुत उसकी लिमिटेड सैलरी होगी तो उसके ऊपर लगाया जाएगा, बट जो एम्प्लॉयर है उसका तो बिजनेस बहुत अच्छे खासे नंबर में हो सकता है ना, तो उसके ऊपर हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, उसका तो अमाउंट ज़्यादा होगा जो भी वो प्रोविडेंट फंड में सेव करेगा। इस वजह से ये जो चीज़ अप्लाई होगी वो सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर होगी, एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होगी। ये वाला पॉइंट भी आपका अच्छी तरीके से रट लीजिए, ठीक है। नीड जो है वो मैंने आपको बता दी अभी, वही चीज़ कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेव करने लग जाते थे EPF में या VPF में, वहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलता जाता था, इनकम टैक्स जो है वो उस पर लगता नहीं था, तो इससे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था। अब EPF क्या, देखिए EPF का बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 20+ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर जो है EPF स्कीम गवर्नमेंट की लगती ही लगती थी। और जो एम्प्लॉय हुआ करता था उसको अपना 12% जो भी सैलरी हुआ करती थी मंथली सैलरी, उसका EPF इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना होता था। ये हो गया आपका EPF। वहीं पे VPF क्या है, देखिए यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है EPF, VPF है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरी वर्ड क्या आ गया, मतलब मेरी मर्जी, मैं अपनी मनमानी से कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो PF अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में देना पड़ता था। यहाँ पे 12% देने के बाद, मतलब 12% तो आपको देना ही देना है, उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा अगर उसमें डोनेट करना चाहते हो, जैसे आपने सुना होगा ना कि कई जो नॉन हुआ करते थे उनको रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा अमाउंट मिलता था, तो वो ये कहते थे कि है ना, वो हमने जो है अपनी सैलरी हम कम लेते थे, हम अपना प्रोविडेंट फंड में ऐड करते रहते थे ताकि हमें रिटायरमेंट पे ज़्यादा अमाउंट मिल जाए। तो वो ये VPF ही होता है जो वो लोग नॉर्मली कहते हैं, हम सुनते हैं रिटायरमेंट के टाइम में अपने आसपास के लोगों को। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो होता है VPF का वो EPF के सिमिलर होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया ये इसका। और तीसरी चीज़ जो है कि कितना अमाउंट जो है वो कोई पर्सन VPF में दे सकता है। मान लीजिए अगर मैं 60,000 रुपये कमाती हूँ महीने के, और मुझे लगता है कि YouTube से या कहीं से भी, या फिर मेरे जो हस्बैंड है या फिर फैमिली जो है उनकी अर्निंग्स जो है वो अच्छी खासी हो रही है, तो मेरे को अपनी सैलरी यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं अपना 100% अमाउंट ही VPF में डाल देती हूँ कि जब मैं रिटायर होंगी तो तब मेरे को सारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम 100% ऑफ आवर सैलरी जो है वो भी VPF में डाल सकते हैं। अगर अदर फीचर्स की बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो सिर्फ जो सैलरीड वर्किंग प्रोफेशंस होते हैं EPF या VPF को ओपन कर सकते हैं। मतलब कि जो पर्सन है प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी और सेक्टर में वो इसको नहीं कर सकता, आपको सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए उसको। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वही बात है कि अगर EPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 12% होना चाहिए बेसिक पे का, प्लस जो डियरनेस अलाउंस है वो होना चाहिए। वहीं पर VPF की बात करते हैं तो जो 12% EPF में कंट्रीब्यूशन किया उसके बाद आप अपना 100% ऑफ
सैलरी और डियरनेस अलाउंस जो आता है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में देखते हैं। केंद्रीय बजट में कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज पर कर प्रस्ताव। तो यहाँ पे केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि में वॉलंटरी फंड में 2.5 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक अंशदान से प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर लगाने का फैसला किया है। किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान किया जाता है तो इसके ब्याज के रूप प्राप्त होने वाली आय पर वर्तमान आयकर दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा। यही नियम ऐच्छिक भविष्य निधि योगदान पर भी लागू होगा, मतलब बीपीएफ के ऊपर भी होगा। यह नियम केवल कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में जमा किए जाने वाले अंश पर लागू होगा। नियोक्ता इस नियम से मुक्त रहेंगे, मतलब कि एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर लगेगा। इस कदम से उच्च आय वाले अथवा उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति प्रभावित होंगे जो सालाना भविष्य निधि में काफी अधिक ऐच्छिक योगदान किया करते थे। आवश्यकता क्या है, अब तक काफी लोग कर्मचारी भविष्य निधि में प्रतिवर्ष बड़ी रकम जमा करते थे और बिना कोई कर चुकाए उस पर ब्याज से आय वर्जित करते थे। इस कारण एक विसंगति उत्पन्न हो जाती थी। सरकार के इस नए कदम से समानता बहाल करने के लिए और उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को भविष्य निधि में सालाना उच्च योगदान करने के लिए हतोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। 20 से अधिक कर्मचारी जिस कंपनी में काम करेंगे वहां पे ईपीएफ योजना का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। और कितना अमाउंट यहाँ पे डोनेट करना होगा, तो इस योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी के लिए कर्मचारी भविष्य निवेश खाते में कर्मचारी के मासिक वेतन का आमतौर पर 12% का कुछ अंश जमा करना आवश्यक होता है। और अगर वीपीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पे दिशा निर्देशों के अनुसार 12% योगदान करने के पश्चात स्वेच्छा से अपने भविष्य निधि खाते में जमा करने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे आप 100% तक भी अपना, मतलब कर्मचारी अपना पूरा वेतन भी वीपीएफ में जमा कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, तो प्रयोज्यता केवल वेतन कामकाजी पेशेवर ही कर्मचारी भविष्य निधि और ऐच्छिक भविष्य निधि में खाता खोल सकते हैं। अंशदान में 12% न्यूनतम योगदान करना अनिवार्य होता है महंगाई भत्ते के साथ, और वहीं पे ऐच्छिक भविष्य निधि के अंदर 100% तथा महंगाई भत्ता का योगदान किया जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेरी सहेली इनिशिएटिव के लिए, फीमेल से रिलेटेड था तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किसके थ्रू किया गया है, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के थ्रू शुरू किया गया है ताकि जो वीमेन पैसेंजर्स है उनकी सिक्योरिटी की जा सके। ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, ये हिंदी में, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में। पॉलिटी का हमारा करंट अफेयर शुरू हो गया है। ये वाला जो करंट अफेयर ये हमारा स्टैटिक से रिलेटेड है, तो आपको याद रहेगा कि स्टैटिक में कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइज, मेरे को पता है वीडियो लंबी हो रही है बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अब तक मेरा अगर एफर्ट आपको पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो, क्योंकि जैसे ही चैनल जो है वो ग्रो होगा, 10,000 हमारे सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं जल्दी, तो हम ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए लेके आएंगे। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में। फर्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 10th शेड्यूल जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 1985 के अंदर जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है एंटी डेफिकेशन लॉ को डाला गया था। ये वाला 2 लाइन का जो पॉइंट है इसको रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एंटी डेफिकेशन लॉ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। 10th शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो ईपीएफओ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जाता है कि कोई भी जो लेजिस्लेचर होता है वो कोई ऐसा प्रोसेस करता है, मतलब कि कोई ऐसी चीज कर देता है जिससे कि उसको उसके सदन से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है, वहां से डेफिकेट किया जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिकेशन, मतलब कि जब वो अपनी पार्टी के साथ ईमानदार नहीं रहता है। किसके थ्रू किया जाता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब हटाएगा, जब एक लेजिस्लेचर जो होता है वो पिटीशन करता है, मतलब कि मान लीजिए कि मैं एमपी हूँ किसी उसकी, और मैं कोई गलत काम करती हूँ अपनी पार्टी के लिए, तो जो दूसरा मेंबर होगा पार्टी का वो मेरे ऊपर क्लेम डालेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पिटीशन डालेगा, और फिर मेरी जो है जांच होगी और उसके बाद मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर मैंने गलत काम किया होगा तो यहाँ पे जो डिसीजन जो होता है डेफिकेशन का वो किसके थ्रू होता है, ये जो चेयरमैन होता है राज्यसभा के केस में और जो स्पीकर होता है लोकसभा के केस में, उनको वो पिटीशन दी जाती है, वो उसका डिसीजन लेते हैं और वो जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किस किस केसेस में हो सकती है, मतलब क्या उस पर्सन ने ऐसा किया होता है लेजिस्लेशन ने कि उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर कोई भी जो मेंबर है
किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, अपनी मर्जी से वॉलंटरी छोड़ता है, उस चीज़ को गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि मेरा जो एक था लीडर है, जो भी मेरी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो मुझे आके कहता है कि ये बिल पास होने वाला है, आपको इसके फेवर में वोट देना, और मैं कहती हूँ मैं तो नहीं दे रही वोट उसके फेवर में। तो इस केस में अगर मैं वोट नहीं दे रही हूँ, दे ही नहीं रही हूँ, या मैं अपनी पार्टी के अपोजिट में जाके दे रही हूँ, तो उस टाइम में जो है मेरे को वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर जो मेंबर है वो प्रायर परमिशन ले लेते हैं या फिर पार्टी को छोड़ देते हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम सच अ वोटिंग और एब्सटेंस, तो उस टाइप को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक सिंगल पर्सन कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पर अगर 15 लेजिस्लेचर, अभी देखते हैं ना हम न्यूज़ में कितना ज़्यादा आता है कि वो गवर्नमेंट में चला गया, वो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो गया, ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मैंने अपने बेसिस पे इलेक्शंस लड़े और मैं उन इलेक्शन में जीत गई, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, और 2-3 महीने बाद मेरे को पार्टी आके बोलती है कि लो 10 लाख रुपए ले लो, 10 करोड़ रुपए ले लो और मैं हमारी पार्टी में हो जाओ, और मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो लोगों ने तो मेरे को इंडिपेंडेंटली चुना था ना, बट मैं पार्टी को ज्वाइन कर लेती हूँ, तो उस केस में जो है मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। नेक्स्ट आता है कि एक कोई भी पर्सन है नॉमिनेटेड कैसे, जैसे कि राज्यसभा के अंदर 12 पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं ना, वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है विद इन 6 मंथ्स लेजिस्लेशन में आने के बाद, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब कौन कौन सी एग्जम्पशंस होते हैं कि कब कोई पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि लॉ के अंदर क्या कहा गया है कि अगर 1/3 हिस्से जो लोग हैं किसी लेजिस्लेचर के, किसी भी पार्टी के, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री जो है, कंट्री कह रही हूँ सॉरी, जो पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, हम दूसरी पार्टी से मर्ज हो जाते हैं। तो उस केस में 1/3 जो हिस्सा है, मतलब 1/3 जो पर्सन है, उन्होंने डिसाइड किया है, तो अगर वो फिर उस पार्टी के अंदर चले जाएंगे तो जो है डिस्क्वालीफाई वो नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा लेजिस्लेचर का जो नंबर है उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उस टाइम में ये देखा जाएगा कि जो पर्सन हुआ है, जो मतलब कि मर्ज होने जा रहे हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हमने डिसीजन कहा था कि फाइनल होता है, तो क्या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। ये अभी हुआ था, आई थिंक ये 2020 में हुआ था ना, जो राजस्थान का केस हुआ था सचिन पायलट वाला और अशोक गहलोत वाला। तो उस टाइम में भी तो ये चीज़ें आई थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसका वहाँ पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और फिर उसके डिसीजन से ओवरराइड कर दिया गया था कोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि 1992 तक जो है ये कहा गया था कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा चेयरमैन के थ्रू या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके थ्रू, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पर 1992 के बाद जो है अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यही चीज़ जो है हिंदी में, प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा एक बार पॉज करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक जो है, और अभी जस्ट 2021 में आया है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लोकसभा जो है उसने पास कर दिया है इस बिल को। यहाँ पे बेसिकली जो 4 नवंबर 2020 था उसमें जो ऑर्डिनेंस था वो तो प्रोमलगेट हो ही गया था, अब इसको एक लॉ बना दिया गया है बिल को पास करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट था 1996 को, उसको अमेंड किया गया है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर कभी भी आर्बिट्रेशन या किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता था तो कोई अवार्ड दिया जाता था। अब यहाँ पे जो है एक ऑटोमेटिक स्टे जो है उसको अनेबल कर दिया गया है सर्टेन केसेस के अंदर। मतलब कि ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई जो आर्बिट्रेशन है वो फ्रॉड का या करप्शन का, या फिर वो जो आर्बिट्रेशन का केस है वही फ्रॉड या करप्शन से लाया जाता है, तो उस केस में जो भी कोर्ट के थ्रू या फिर जो भी आर्बिट्रेशन का बेंच बैठता है उसके थ्रू जो अवार्ड दिया जाता है, जो डिसीजन दिया जा सकता है, उसके ऊपर अब स्टे लग सकता है, जो कि पहले नहीं लगा करता था। ये इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टेक होल्डर होते हैं पार्टीज के, वो एक अनकंडीशनल स्टे जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर लगा सकते हैं अगर वो जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड या करप्शन से हुआ होता है। तो और ये जो टाइम पीरियड रखा गया है ना स्टे का, वो अनलिमिटेड रखा गया है, मतलब कि एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए वो रखा जा सकता है। ये किसके थ्रू किया गया, मतलब कि पहले क्या होता था
कि जो अवार्ड होता था उसके ऊपर स्टे नहीं लगा करता था। तो ये जो एक्ट है इसके 8 शेड्यूल के अंदर ये मेंशन किया गया था कि स्टे नहीं लगेगा अवार्ड के ऊपर, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये 8 शेड्यूल भी इस वजह से आपको याद रखना है, अगर नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है तो उसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है। यहाँ पे सेक्शन 36 जो है उसके अंदर एक प्रोविज़न ऐड किया गया था जिसमें कि कहा गया था कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो इफेक्ट में तभी आएगा अक्टूबर 23 2015 के बाद, जब उसके ऊपर अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, बट अब इस अवार्ड के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, यही स्पेसिफिकली है, बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। जो बाद में आपको याद रखना है वो याद रखनी है डेफिनेशन आर्बिट्रेशन की और कंसिलिएशन की। तो आर्बिट्रेशन क्या है, ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक या दो जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो बैठते हैं, वो चीज़ को सुनते हैं और फिर एक बाइंडिंग डिसीजन दे देते हैं डिस्प्यूट के ऊपर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आर्बिट्रेशन के लिए बैठते हैं लोग, जो भी डिसीजन देते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो आर्बिट्रेशन के लिए चूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन को, पार्टीज जो है वो प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर को भी चूज़ कर सकती है, जरूरी नहीं है कि उनको बस कोर्ट में जाना हो। और नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे कंसिलिएशन की। कंसिलिएशन भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे जो असिस्टेंट होते हैं, यहाँ पे एक कंसिलिएटर बैठता है। कंसिलिएटर का आप जो एक सिंपल सा मेडिएटर होते हैं ना, जैसे कि आप जो है एक न्यूट्रल पार्टी है, मतलब कि ना उसको आपके उससे कोई लेना देना है किसी चीज़ से, बट वो एक सही डिसीजन देता है, तो आप उसको लेके बैठते हैं एक मेडिएटर को, आप उसको अपनी सिचुएशन बताते हैं, दूसरा पर्सन उसको अपनी सिचुएशन बताता है और फिर जो उसको सही चीज़ लगती है वो बता देता है। ये होता है कंसिलिएशन एक मेडिएटर के थ्रू। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं। हाल ही में मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित कर दिया गया है। हालांकि यह कानून 4 नवंबर 2020 को घोषित किए गए एक अध्यादेश के माध्यम से पहले ही लागू है, बट अब इसके ऊपर बिल ला दिया गया है। इस विधेयक में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ मामलों में दिए गए मध्यस्थता निर्णयों पर स्वचालित रूप से रोक लगाई जा सकेगी और मध्यस्थों आर्बिट्रेटर्स के लिए आवश्यक अर्हता प्रमाणन संबंधी योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, जस्ट हिंदी में है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या। तो जस्ट गाइस थोड़ी सी वीडियो और रह गई है, लंबी है आई नो, बट पॉलिटिकल करंट अफेयर अभी रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो करंट अफेयर के अंदर थे, तो ये आर्टिकल्स आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि ईपीएफओ में डायरेक्टली आर्टिकल्स के अंदर क्या है वो भी जो करंट अफेयर के अंदर आए हुए हैं तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 से शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 50 में क्या होता है, बेसिकली कहा गया है कि स्टेट जो है वो स्टेप्स ले, मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले ताकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जा सके। मतलब ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में दखल दे और ना ही जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में दखल करे। मतलब बेसिकली जो प्रोविजन है वो है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे। तो ये किसके अंदर कहा गया है, आर्टिकल 50 के अंदर कहा गया है। क्योंकि अभी जो है ना कई चीज़ें आई थी निकल के कि जुडिशरी को जो है इफेक्ट किया जा रहा है, वो जो जजिस थे उन्होंने भी आके जो मीडिया के साथ बातें की थी, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 122 एंड 212। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट के अंदर हो रही है या फिर लेजिस्लेचर के अंदर हो रही है तो उसको कोर्ट के अंदर जाके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब आप देखते हैं ना कि कई बार जो होता है लेजिस्लेचर मूव आउट कर देते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से दंगे हो रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक दूसरे के साथ मारपीट भी, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके के जो ये प्रोसीडिंग्स होते हैं इसको कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर की चीज़ है, उसमें जुडिशरी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और वहीं पर जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो सर्टेन प्रिविलेजेस को इंजॉय करते हैं। मतलब कि अगर वो कोई भी स्पीच देते हैं, वो स्पीच में किसी भी तरीके का क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें, तो वहाँ पे जाके जो है कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई भी पिटीशन नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 122 एंड 212 में कहा जाता है। उसी के साथ जो है आर्टिकल 121 और 211 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं या हाई कोर्ट के जो जज है वो कोई जुडिशियल कंडक्ट करते हैं, उसको पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म होगी। ये हो गया आपका आर्टिकल 121 एंड 211 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 53 एंड 154। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है आर्टिकल 53 के अंदर, और जो एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की आर्टिकल 154 के अंदर। ये किसको दी जाएगी? प्रेसिडेंट को दी जाएगी यूनियन की, और गवर्नर को दी जाएगी किसकी? स्टेट की। और ये उस टाइम पीरियड में, मतलब कि जिस टाइम वो पावर के अंदर होंगे, तो उनके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगेगी, मतलब उनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि देखिए, आप ये देख रहे हैं कि वो कितने बड़े हेड है कंट्री के, उनकी जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, उसके बाद शुरू की जा सकती है, पर उस टाइम पीरियड में नहीं की जाएगी आर्टिकल 53 और आर्टिकल 154 के अंदर। देखिए गाइस, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो हमारे सिलेबस के अंदर है और प्रॉपरली है, क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इस वजह से इस वाली आर्टिकल्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में एक आ गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर अपनी पावर्स को परफॉर्म करने के लिए कोई भी स्टेप लेता है, तो उस चीज़ को कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, और ना ही कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोर्ट को आंसर देने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। मतलब वो इतने पावरफुल है कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सके, किसी कोर्ट में उस चीज के बारे में पूछा नहीं जाएगा। आर्टिकल 50 वही राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 122 और 212 के अंदर संसद एवं विधानसभाओं की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अधिनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। साथ ही इन अनुच्छेदों के तहत सांसदों विधायकों के अभिव्यक्ति के संदर्भ में कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, और सदन के पटल पर कही गई कोई भी बात उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 53 और 154 में प्रावधान है कि संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होगी, और इनके लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा प्राप्त की जाएगी। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्य के निर्वहन और उसके तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लीडर ऑफ अपोजिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2017 का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था। 2018 का भी इसमें कुछ आया था लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड, और ये न्यूज़ में हर टाइम रहता है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। हमारा जो पार्लियामेंट चैप्टर है पॉलिटिका लक्ष्मीकांत का, उसमें भी इसके बारे में अच्छा खासा दे रखा है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बेसिकली जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, लार्जेस्ट पार्टी होती है गवर्नमेंट की, उसका जो लीडर होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। एक जो यहाँ पे रूल रखा गया है जो आपको याद रखना है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, उसकी 1/10 जो है टोटल स्ट्रेंथ हाउस के अंदर होनी चाहिए। मतलब जो पार्टी हम लार्जेस्ट कह रहे हैं उसका एक जो 10वां होता है हिस्सा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। और इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है ये चीज़ याद रखनी है। सैलरीज और जो अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट है 1977 के अंदर, उसमें इस पोस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है? इसको शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि हर जैसे कि लीडर ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसी तरीके से जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे उसको शेडो, मतलब एक परछाई प्राइम मिनिस्टर की, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर किसी भी वजह से गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और वो अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वो एक्सपेक्टेड रहता है कि वो रेडी हो सके पावर्स को लेने के लिए। जो एलओपी होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो भी पॉलिसी और लेजिस्लेटिव वर्क होता है उसको अपोज करने के लिए। देखते हैं ना अभी कि बीजेपी कुछ भी करती है तो तभी जो होती है कांग्रेस होती है वो तभी आ जाती है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये उनका काम है यहाँ पे करना, ठीक है। तो जो एलओपी होता है उसका एक रोल क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे बन के बैठे होते हैं। यहाँ पे उनका जो है, अगर मान लीजिए जैसे कि सीबीसी है, सीबीआई है, सीआईसी, लोकपाल है, ऐसी चीज़ों में जो है उनका एक बाई पार्टनरशिप और जो न्यूट्रलिटी है वो अपॉइंटमेंट्स में लाई जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट तो है वो तो अपनी मर्जी से मान लीजिए अपने फेवर में करने के लिए सीबीसी, सीबीआई या सीआईसी या लोकपाल में अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट कर देगी, बट जो वो कमेटी बनेगी जो कि अपॉइंटमेंट करा रही है उसमें एक जो मेंबर होगा वो एलओपी भी होगा, ताकि जो एक ट्रांसपेरेंसी रहे, सिर्फ गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट ना कर सके। यही चीज़ जो है नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताई गई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में, और ये लास्ट है, कांग्रेचुलेशन, खत्म होने वाली है वीडियो। तो जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है ये बेसिकली गर्ल्स से रिलेटेड है, साइंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा आपका। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है
वो बेसिकली गर्ल्स को एंकरेज करने के लिए, ताकि वो जो साइंस है उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए और अपना कैरियर को बिल्डअप करे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ताकि जो गर्ल्स है वो स्टेम क्या है, बेसिकली साइंस एंड मैथ्स से रिलेटेड जो भी कैरियर में आगे बनाना है तो उससे रिलेटेड है, तो गर्ल्स को एंकरेज करना होता है। वही जो है यहाँ पे प्रोग्राम जो होगा वो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन सर्टेन एरियाज ऑफ स्टेम, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें उनको बढ़ावा देने के लिए है, यही जो है हिंदी में यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस, हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।